दोस्तों, आज है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की स्पेशल साइंस और सुपर टेट की स्पेशल साइंस। और इसमें यह सीरीज है 10th, यानी कि 9 सीरीज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। उसमें आपके 225 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। और जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे रेलवे ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन हैं, या यूं कहें लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं किसी ना किसी कंपटीशन में आए हुए ही क्वेश्चन इसमें हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 226 से। जीन्स किसके बने होते हैं? तो जो जीन्स होते हैं वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। जीन्स का निर्माण किसके माध्यम से होता है, किससे मिलकर बना होते हैं, किससे बने होते हैं? वह होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जीन्स हैं। ठीक है, जीन्स का निर्माण होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 227। कोशिका यानी सेल शब्द किसने दिया था? तो यह दिया था रॉबर्ट हुक ने। किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने इसके बारे में जानकारी दी थी, कोशिका शब्द दिया था। 1683 में एबी ल्यूवेनहॉक जीवाणु की खोज की थी। या अगर आपसे यह पूछा जाए कि जीवाणु की खोज किसने की थी, तो वो खोज की थी किसने? आपके ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस की खोज की थी। वाल्टर फ्लेमिंग, अगर फ्लेमिंग की बात करें तो 1879 में माइटोसिस डिवीजन का पता लगाया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। देखो दोस्तों, हम बता दें, रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज की थी 1665 में। कब की थी? 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। कोशिका जो है शरीर निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। और कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि कोशिका का जो पावर हाउस होता है वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 228। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो यह किसमें पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। यानी कि क्लोरोप्लास्ट का जो ग्राना होता उसमें क्या पाया जाता? क्लोरोफिल पाया जाता। वैसे अगर पेड़ पौधों की बात करें तो यह हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता। क्लोरोफिल सहायक किसमें होता है? यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। देखिए, इसका ऑप्शन जो है वह बी है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन इसमें होता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। स्ट्रोमा फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन इसमें होता है। देखिए, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट जड़ में पाया जाने वाला प्लास्टिड है। इसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ये रंगीन होता है और भोजन संचय के कारण यह फूल जाता है। देखो, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट के कारण जो जड़ें होती हैं वह होती हैं, कैसी होती है? रंगहीन, यानी कि कलरलेस होती हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं 229। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसका प्रबल प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण देखें तो वह है बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग। यानी कि ऑप्शन जाएगा आपका, बी जाएगा, बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 230। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है या आत्महत्या का थैला है, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें जल अपघटक एंजाइम होते हैं, जिनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 231। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया था, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज या माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? क्लोकर ने की थी। किसने की थी? क्लोकर ने इसकी की थी। इसको कल्कर भी बोलते हैं, क्लोकर भी बोलते हैं, किया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम दिया था वो सी बेंदा ने रखा था। किसने रखा था? सी बेंदा ने। ये एटीपी को एडीपी में तथा एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता। देखिए दोस्तों, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडीपी का
एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। गोल्जी बॉडी प्लांट एवं एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए, जो गोल्जी बॉडी है वह प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती, इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। किस सन में की थी? 1898 में की थी। और इन्हीं के नाम पर क्या इसका रख दिया गया नाम? गोल्जी बॉडी। इसके द्वारा सेल में पदार्थों का परिवहन होता। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो कोशिका होती है उसमें पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता, तो वह उसका आंसर होगा गोल्जी बॉडी। देखिए न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर एक गोल आकृति होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। यह आरएनए एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। जो न्यूक्लियोलस होता है किसके लिए सहायक होता है? यह आरएनए और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 232। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा लगभग कितनी है? तो यह होती है 0.03। कितनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा? 0.03। हम आपको बता दें, वातावरण में 78% नाइट्रोजन, 21% क्या पाई जाती? ऑक्सीजन। यानी कि जिस गैस को हम सांसों के रूप में प्रयोग करते हैं वह वातावरण में 21% ही पाई जाती है, और बाकी शेष गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि गैसें 1% में पाई जाती हैं। और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा दी गई है वह दी गई 0.03%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 233। अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती ATP से। और ATP का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 234। खाद्य श्रृंखला, जिसको इंग्लिश में फूड चेन कहते हैं, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन किससे बनी होती है? तो ये उत्पादक एवं उपभोक्ता से बनी होती। यानी कि घास भी होना जरूरी है और उसको खाने वाला भी होना बहुत जरूरी। उत्पादक यानी जो उत्पादन करता, उपभोक्ता जो उसका भक्षण करता हो, उसे खाता हो, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। उत्पादक को इंग्लिश में प्रोड्यूसर्स कहते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती, उत्पादक कहलाते। जैसे पेड़ पौधे। क्या? पेड़ पौधे। अब बात करें उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर्स की। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये जीव दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे हिरण, बकरी, सियार, बाघ और मनुष्य भी। मनुष्य क्या अपना भोजन स्वयं बनाता? नहीं, वो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पेड़ और पौधों पर निर्भर होता है। पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस क्रिया के माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से। अब देखिए अपघटक यानी कि डिकम्पोजर, मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता को सरल पदार्थों में अपघटित करने वाले जीव को अपघटक या मृतोपजीवी यानी कि सेफ्रोफाइटा कहते हैं। जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक आदि। अब क्वेश्चन देखते हैं 235। किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधों व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे हम पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम कहते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधे एवं जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को हम पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 236। क्रॉप रोटेशन यानी कि जिसको आप लोग फसल चक्र कह सकते हैं, यह क्या है? यह किस लिए होती है और इससे लाभ क्या होते हैं? क्रॉप रोटेशन को हिंदी में फसल चक्र कहते हैं। और इससे लाभ क्या होती? भूमि में उर्वरकता, जिसको फर्टिलिटी कहते हैं, उसमें बढ़ोतरी में यह सहायक होती है। यानी कि भूमि की उर्वरकता यानी कि फर्टिलिटी अगर बढ़ानी है तो फसल चक्र का ध्यान रखना होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं 237। सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट यानी कि जिनको हम यूवी बोलते हैं किरणें निकलती हैं, जो उत्पादित करती हैं क्या? ओजोन, जिसका सूत्र होता O3।
सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती जो ओजोन O3 उत्पादित करती हैं। और आपको हम बता दें कि ओजोन जो परत है वह कहाँ पाई जाती है, वह किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 238। अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका क्या होता है? वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि होना अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण। इससे हानि क्या होती है? जितनी सफ़ेद रंग की इमारतें होती वह धीरे धीरे पीली पड़ने लगती। और सबसे ज़्यादा आपको एसिड रेन का यानी कि एसिड रेन से प्रभावित अगर इमारत देखनी है तो वह आप देख सकते हैं आगरा का ताजमहल। अब क्वेश्चन है 239। भारत में मृदा अपरदन सॉइल इरोजन का सबसे गंभीर कारण क्या है? वह है वन कटाव। यानी कि क्या है? वन कटाव। जितने अधिक हम पेड़ काटेंगे उतनी जल्दी मृदा अपरदन होगा, क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं वह अपने जड़ों के माध्यम से मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं। और जब हम जड़ सहित पेड़ ही काट देंगे तो जब भी कोई होगा, बारिश होगी, बाढ़ आएगी, तो वह मिट्टी का कटान करके अपने साथ मिट्टी को ले जाएंगे, जिससे मृदा अपरदन होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 240। मृदा कण की सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जल परत क्या कहलाती है? वह होती है आर्द्रता जल, यानी कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर। मृदा कण की सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जल परत आर्द्रता जल यानी कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाती है। कोशिका जल यानी कि कैपिलरी वाटर जड़ द्वारा अवशोषित का जाइलम द्वारा पौधों के अन्य भागों में भेजा जाता है। आपसे सीधी बात पूछी जाए, पानी यानी कि जल और खनिज लवण को पेड़ पौधों में ऊपर कौन खींचता है? जाइलम खींचता है। कौन खींचता है? जाइलम। और बने बनाए भोजन को शाखा यानी कि पेड़ पौधों की शाखाओं तक कौन पहुंचाता है? वह पहुंचाता फ्लोएम। भोजन का कार्य फ्लोएम का है, लेकिन पानी और खनिज लवण को खींचकर कौन नीचे से लाता है? जड़ के माध्यम से। वह लाता है जाइलम पेड़ पौधों में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 241। जल क्रांति वाटर लॉगिंग कहाँ होती है? यह होती है चिकनी मिट्टी में, जिसको हम बोलते हैं क्ले। जल क्रांति चिकनी मिट्टी क्ले में होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 242। खाद्य कड़ी यानी कि फूड चेन में शाकाहारी क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब इसमें आप देखना चाहो उदाहरण तो गाय, बकरी, भैंस, बैल इत्यादि चीज़ें आप देख सकते हैं। ये क्या है? ये शाकाहारी हैं, यानी कि ये पेड़ पौधे ही खाते हैं। हिरण भी शाकाहारी में आता है और इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 243। पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह क्या होता है? वह होता है केशिका जल, यानी कि कैपिलरी वाटर। पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है उसे केशिका जल यानी कि कैपिलरी वाटर कहते हैं। देखो कैपिलरी वाटर को हम समझा दें, यानी केशिका। केशिका का प्रोसेस क्या होता है? आपने दिया देखा होगा, दिया में बत्ती देखी होगी, जब वो जलती तो नीचे से तेल को खींचती, वह किस सिद्धांत के अनुसार होती? वह होती केशिका सिद्धांत पर आधारित। तभी वो तेल को ऊपर खींचती और लगातार दीपक जलता रहता है। अब क्वेश्चन देखते हैं 244। पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं वह क्या कहलाते हैं? लिथोफाइट्स। क्या कहलाते हैं? लिथोफाइट्स कहलाते हैं। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। जो बर्फ पर पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 245। वायु का मुख्य प्रदूषक क्या है? वह होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु का यानी कि एयर का जो मुख्य प्रदूषक क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क वर्ग कहा जाता है, यानी जो आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या बोलोगे? हम लोग उसको वर्ग कहते हैं। अब समझ लो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जितनी प्रकार के व्हीकल्स वाहनों का हम प्रयोग करते हैं जिनमें पेट्रोल और डीजल का उपयोग किया जाता है, सारी की सारी कार्बन मोनोऑक्साइड ही छोड़ती हैं, जो बहुत अधिक जहरीली होती है। कभी कभी आपने महसूस किया होगा किसी मेट्रो सिटी में जहाँ बहुत अधिक गाड़ियाँ हों और जाम लगा हो, सभी गाड़ियाँ स्टार्ट हों, तो उससे क्या वहाँ पे घुटन होने लगती। क्यों होने लगती? क्योंकि वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता होती और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 246। बायोम क्या है?
पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते बायोम कहलाता है। यानी कि पृथ्वी का स्थान और जो उसमें वायुमंडल क्रिएट हो, वायुमंडल हो और उसमें जीव रहते हैं, उसे क्या कहेंगे? बायोम कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 247। पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं जीव मंडल यानी कि बायोस्फीयर कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 248। ऊर्जा यानी कि एनर्जी का पिरामिड कैसा होता है? ध्यान रखिएगा, यह हमेशा सीधा होता है यानी कि अपराइट होता है। अगर किसी मान लीजिए प्राथमिक उपभोक्ता के पास 100% ऊर्जा है तो दूसरे के पास मात्र 10% जाएगी। यानी कि जो ऊपर पिरामिड जाता जाएगा नीचे चौड़ा होगा, ऊपर जाते जाते हुए पतला हो जाएगा। यानी कि जो ऊर्जा की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। याद रखिएगा, जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वह सदैव कैसा होता है? सीधा होता है, जिसको इंग्लिश में अपराइट कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 249। किस चीज की कमी रतौंधी में फलित होती है? तो स्वाभाविक हम सभी लोग जानते हैं विटामिन ए की कमी से, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी जिसको हम कहते हैं, रतौंधी से पीड़ित व्यक्ति को रात्रि में दिखाई नहीं देता। अब विटामिन ए का जो नाम होता है साइंटिफिक रेटिनॉल होता है, और विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है वह गाजर है, और बाकी सारे पीले प्रकार के फल क्या होते हैं? विटामिन ए के मुख्य स्रोत होते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं 250। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होता है? तो वह होता है CO2 के एकत्र होने से। वायुमंडल में बढ़ती हुई हानिकारक गैसें जैसे CO2, CO एवं SO2 वायुमंडल के ऊपरी सतह पर जमा होकर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रही हैं। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार CO2 है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वातावरण में मात्रा है 0.03%। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्पेशली ये वीडियो था RRB रेलवे ग्रुप डी और सुपर टेट यानी कि जो कि आने वाला है। दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे करवाए हुए हैं। वीडियो दोस्तों पसंद आया हो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, जय हिंद।